तो लास्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला है कि आप सम का मतलब होता है जोड़ या घटाव। जोड़े हुए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप उनके गुणा करके बना सकते हैं, उनको गुणा में बना सकते हैं, है ना, इनटू प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट। कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन प्लस हो रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इस नियम से कर सकते हैं। तो देखो नियम क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। उसी तरह से कॉस सी प्लस डी क्या होगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस सी माइनस डी क्या होगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसको माइनस को अगर अंदर ले गए इसके अंदर तो ये क्या बन जाएगा, डी माइनस सी बाई 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे इसके पहले जो मैंने कंपाउंड वाला फॉर्मूला लिखवाया था वो आप अपने पास रखो और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ वो देखते जाओ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने a प्लस बी को c ले लिया और a माइनस बी को d ले लिया, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, एक बार जोड़ दो तो ये बन गया 2a बराबर c प्लस डी। तो a बराबर क्या हो गया, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। अब एक बार इसको घटा दो, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी। तो b बराबर c माइनस डी बाई 2। अब वो जो फॉर्मूला था साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी, उसमें आपको क्या करना है, ए की जगह c प्लस डी बाई 2 रख देना है, c माइनस डी बाई 2 रख देना है। तो मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और उसी तरह से यहाँ था साइन ए माइनस बी, तो वो क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही था सूत्र। मैं कह रहा हूँ ए के जगह सी माइनस डी रख दो, है ना। तो क्या करो, इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो बन गया ना 2 साइन ए की जगह रखना है सी प्लस डी बाई 2 और बी के जगह रखना है सी माइनस डी बाई 2। अब a प्लस बी करो, तो इसको इससे जोड़ोगे तो क्या होगा, a प्लस बी सी है, तो यहाँ पे c आ गया और यहाँ पे d आ गया। तो इधर क्या बन जाएगा, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यही उसी तरह से फॉर्मूला आया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब वेव्स पढ़ेंगे आप, तरंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको लिख लो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस इसके कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन 105 डिग्री आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे तो ये ना ही 180 से कुछ आप मल्टीप्लाई करने के बाद घटा सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना ही 90 डिग्री से कुछ कर सकते हैं, है ना। देखो 180 से घटाओगे तो क्या आएगा, 180 से घटाओ तो ये हो गया 5, है ना, ये इसको 75। तो साइन 75 डिग्री तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या, 105। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो किसी को भी a ले लो
किसी को भी b ले लो, तो क्या बन गया साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। ठीक है, तो साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 इंटू 1/√2। तो 2√2 कॉमन ले लो, तो √3 + 1/2√2 ये हो गया इसका उत्तर। उसी तरह से एक और देखते हैं, साइन 15 डिग्री। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन 45 - 30 है ना, 45 में से 30 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। तो अब इसमें लगा दो साइन का नियम, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये क्या है √3/2 और इसका है 1/√2 है ना, cos 30 है √3/2 और ये 1/√2 माइनस ये 1/√2 है और ये 1/2 है, तो 1/2√2। तो इसका आंसर हो गया √3 - 1/2√2। तो साइन 15 का मान ये होता है। उसी तरह आप cos 15 निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कोण निकालने के लिए वो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह देखते हैं। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है। कॉपी कर लीजिए। तो लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको, मतलब त्रिभुज के कुछ नियम है, इससे कुछ निकल के आता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिनको नाम लिखने का एक तरीका है। ए के सामने वाले भुजा की जो लंबाई है उसको स्मॉल ए लिखते हैं, और बी इसका कोण है उसके सामने स्मॉल बी, सी इसका कोण है उसके सामने स्मॉल सी होता है। ठीक है, तो इसका कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है साइन रूल, साइन का नियम। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि किसी भी कोण का आप साइन लें, उसको उसके भुजा, उसके सामने वाले भुजा से भाग दे दें, तो उसका जो मान है वो वही आएगा, इसका जो अनुपात है वो वही आएगा जो किसी दूसरे कोण के साइन के साथ उसके भुजा को भाग दो। तो साइन बी बटा बी, साइन सी बटा सी। ठीक है, ये है, एक है साइन रूल और दूसरा है कॉस रूल, इसको कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन रूल। ठीक, अब इसका नियम यह है कि अगर आप किसी एक भुजा के लंबाई का मान निकालना चाहते हैं तो वो इस सूत्र से निकलेगा। ऐसे जिसकी लंबाई निकालना है उसका कोण आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसी तरह से आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ बी लिखेंगे तो यहाँ ए और सी होगा, यहाँ भी ए और सी होगा, लेकिन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक उदाहरण से समझते हैं ये सब कहाँ अप्लाई करेंगे। तो मान लो एक त्रिभुज है जिसमें ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, इसका मान है 6 सेंटीमीटर, तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप वो त्रिकोणमिति का कोई भी साइन बराबर, साइन थीटा बराबर p/h, लंब बटे कर्ण या कॉस या टैन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ नहीं है, 90 डिग्री वाला कोण का त्रिभुज नहीं है ये। तो आपको इस ऐसे सवालों में साइन रूल
बहुत ही मददगार हो जाता है। देखो कैसे, इसके सामने वाला वो पता है आपको और इसके सामने वाले के बारे में पूछा गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को भाग किससे देंगे, 6 सेंटीमीटर से, बराबर साइन 45 बटा x। ठीक है, तो सारा मान पता है, रख दो, 1/2 इंटू 6 बराबर 1/√2 इंटू x। तो x का मान क्या हो गया, x इधर चला जाएगा, तो x का मान हो गया 12/√2। तो √2 से आप मल्टीप्लाई इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो 2 हो गया 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे इसको करते हैं। ठीक, चलिए फिर, तो ये था त्रिकोणमिति। इसमें एक स्मॉल एंगल वाला एक उदाहरण ले लेता हूँ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वाला। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाएगा एक क्वेश्चन के बाद। थैंक यू। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन से आज। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखिए, मैंने आपको स्मॉल डिग्री अप्रोक्सीमेशन बताया था, छोटा एंगल अगर हो तो उसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं वो मैंने बताया था आपको, वही काम यहाँ पे करना है। सवाल को पढ़ते हैं कि एक सामान्य वस्तु है जिसकी लंबाई h है, उसमें अगर आँख देखा जाए, आँख, तो आँख में वो 1.8 डिग्री कोण बना रहा होता है। ठीक है, आँख पर बनाए गए 1.8 डिग्री के कोण से वस्तु को देख सकती है। आँख से 1 मीटर दूर रखी वस्तु की संभावित ऊंचाई क्या हो जो आँख द्वारा देखी जा सके। ठीक है, ये सवाल है ना, इसकी ऊंचाई क्या होगी जो ये देख सकेगा अगर 1.8 डिग्री का कोण आँख में बना रहा है तो। ठीक है, तो देखो ये कोण बहुत ही छोटा है, तो छोटे कोण के लिए क्या करते हैं मैंने बताया था आपको। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। छोटे कोण के लिए क्या करते हैं, छोटे कोण के लिए आपको बताना होता है, इसके लिए देखो tan थीटा क्या होगा, h/1 है ना, तो tan थीटा h/1 मीटर। ठीक है, अब थीटा अगर स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, बहुत ही छोटा है, थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना, tan थीटा का मान थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, थीटा इन रेडियन होना चाहिए, है ना, लेकिन ये डिग्री में दिया है, तो पहले इसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इनको कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, थीटा को π/180 से गुना कर दो तो ये रेडियन में बन जाएगा, है ना, रेडियन में बन जाएगा ये। तो यहाँ से एक दशमलव को हटा दें आप, तो ये 10 हो गया, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो π/100 इतना रेडियन आ गया। सही है, तो 1.8 डिग्री इज इक्वल्स टू π/100 रेडियन। अच्छा, अब यहाँ लगा दो, तो tan थीटा बराबर h/1, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा बराबर h/1 मीटर। तो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। अब थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, तो π/100 बराबर h/100, तो ये कैंसिल हो गया। तो इससे पता चलता है कि h का मान पाई होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक, तो ऐसे करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, छोटे छोटे कोण का। ठीक,
ध्यान क्या रखना है, डिग्री को हमेशा रेडियन में ले जाना होता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफ शुरू करते हैं। ग्राफ भी फिजिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये मैथ्स का हिस्सा है। मैथ्स के कुछ पोर्शन है जो आप टाइम से टाइम सीखेंगे, लेकिन ये ग्राफ फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले इस बेसिक मैथ के अंदर ये ग्राफ के बारे में भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा की जो समीकरण है वो देखो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ये सब गणित का हिस्सा है, गणित में पढ़ेंगे आप। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। दोनों आपको सीखना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब देखिए ये जनरल इक्वेशन होता है। अगर इस तरह से लिखा मिले ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस तरह के समीकरण को आप क्या बोलेंगे, ये एक सीधी रेखा का समीकरण है, ठीक है। सीधी रेखा का स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c, जिसकी घात अधिकतम घात जो है वो 1 होना चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए आप 9-10 में भी सीखे होंगे। x और y का दो ऐसे कॉलम बना लेते हैं। एक बार x को 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा वो निकाल लेते हैं, है ना। तो माइनस c बटा b आएगा। फिर y को 0 रख के x का मान निकाल लेते हैं, माइनस c बटा a आ जाएगा। और इसी तरह से अपना सॉल्व कर लेते हैं और प्लॉट कर लेते हैं, और आंसर एक सीधी रेखा की तरह बन के आ जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई इस तरह से है, ऐसा मैं बना लेते हैं, हाँ ऐसे, ये है स्ट्रेट लाइन, ये x है, ये y है, ठीक है। ये ग्राफ है, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये जो सीधी रेखा है, इसको अगर आप पीछे लेके जाएं या इसके पैरेलल एक लाइन बनाए ऐसे, तो ये x अक्ष से जो कोण बना रहा है थीटा, वो थीटा का जो टैन होगा, टैन थीटा, उसे बोलते हैं ढाल या स्लोप, ठीक है, ढाल बोलते हैं, ठीक है। इसे m से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m बराबर tan थीटा, मतलब ढाल का मान कितना है, tan थीटा। अब मैंने आपको tan थीटा का मान निकालने सिखाया था, 90 तक तो आपको आता है, 90 के आगे कैसे देखते हैं वो भी मैंने बताया था। तो 90 से 180 के मध्य अगर कोण रहेगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे, सेकंड में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन ही धनात्मक होता है। तो tan वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोण 90 से ज़्यादा है तो ढाल ऋणात्मक नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस तरह की समीकरण है, इस तरह की, तो मैं बस अभी लिख देता हूँ, प्रूफ में आपको बता दूंगा। तो यहाँ से ढाल आप लिखते हैं माइनस b/a। अगर इस तरह का समीकरण है तो आप ढाल सीधा लिख सकते हैं माइनस b/a, ठीक है। अब दूसरा, इसका सब कुछ प्रूफ और सारा डिटेल गणित में सीखेंगे आप, परेशान नहीं होना है। दूसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अब जो आप समीकरण लिखने वाले हैं, पहले मैंने समीकरण जो लिखा वो जनरल लिखा, ठीक है, प्रायः जो होता है। अब मैं लिख रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ढाल होता है, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है y अक्ष को कहाँ पर वो सीधी रेखा कट करेगी, उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है। तो वो इस तरह से लिखा जाता है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है, इस तरह का होता है समीकरण,
इसमें m को स्लोप बोलते हैं और c को इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको बोलते हैं ढाल या ढलान, ढाल भी बोल सकते हो, ढलान, और इसको कटान। ठीक है, कटान मतलब कहाँ कट कर रहा है? y अक्ष को, है ना। y बराबर c जब x का मान 0 होगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या? x का मान रख दो, मतलब y अक्ष को कहाँ कट करेगा। इसको लिख सकते हैं y अक्ष को जहां काटे वह C होता है। ठीक है, ये सीधी रेखा जहां y अक्ष को काटेगा वहीं पर ही ये अक्ष, y अक्ष को जहां काटेगा वहीं पर ही C का मान होगा, वही C का मान होगा। ठीक है, अभी मैं उदाहरण लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा और बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि एक सीधी रेखा का ढाल होता है। ढाल कैसे देखते हैं? x अक्ष से जो कोण बनाए वो ढाल होगा। ठीक है, और जहां पे y अक्ष को कट करे वो कटान बिंदु होगा, इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ग्राफ। अब इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? जो कोण है वो कोण 90 डिग्री से कम है। तो अगर 90 डिग्री से कम है तो tan का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। तो इस केस को क्या ले सकते हैं आप? केस 1 m पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव। ठीक है, m पॉजिटिव c पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा होगा, और उसको लिखना है इस तरह से, y = mx + c। अच्छा, ठीक है जी। अब केस 2 m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। उसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? सोचो 2 मिनट। ये x, ये y, सोचो। देखो, m पॉजिटिव मतलब कोण x एक्सिस से कैसी होनी चाहिए? 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 90 से कम होना है, लेकिन c नेगेटिव होना है। और c का मतलब क्या था? y अक्ष को कहाँ कट करेगा? तो इसके ये मूल बिंदु के नीचे जो है उसी को नेगेटिव बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो सीधी रेखा है वो यहाँ से शुरू होगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 0, -c होगा। ठीक है, लेकिन जो ढाल है, ढाल वो 90 से कम है। ठीक, तो ये धनात्मक है। ठीक है, अब तीसरा अब m नेगेटिव है और c पॉजिटिव। इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। y x सोच रहे। तो m नेगेटिव का मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव का मतलब कोण, लिख देता है यहाँ पे, tan थीटा नेगेटिव। इसका मतलब कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपको ऐसी सीधी रेखा बनानी है जो x अक्ष से 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बनाए और उसका कटान बिंदु धनात्मक है। इसका मतलब मूल बिंदु के ऊपर से शुरू होगा, तो ऊपर से शुरू कर देता हूँ मैं यहाँ से, और ये
ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो देखो x अक्ष से ले जाते हैं नीचे, चलो। तो x अक्ष से जो कोण बना रहा है ये, वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव। आ रहा है समझ? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे ग्राफ। अच्छा, आगे देखते हैं चौथा केस। अब m नेगेटिव का c भी नेगेटिव, इसको कॉपी कीजिए, फिर ये सोचिए 2 मिनट। हाँ जी प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, m नेगेटिव और c भी नेगेटिव। c नेगेटिव होना है, इसका मतलब नीचे है ना, और ढाल भी इसका नेगेटिव है। तो नेगेटिव ढाल मतलब ये ऐसे, तभी तो इसके समांतर अगर एक रेखा बनाओ ऐसे पैरेलल लाइन, तो ये कोण वही होगा जो इससे बना रहा होगा x अक्ष, है ना। तो ये कोण देखो 90 से ज़्यादा है, तो इस टाइप की जो सीधी रेखा बनेगी वो बनेगी m नेगेटिव c भी नेगेटिव, 0, -। ठीक है, तो देखो दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमने सारा देख लिया। अब एक रहता है कि c 0 भी तो हो सकता है। 5वां, m को ले लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन c 0 है। अब सोचिए कहाँ से पास हो रहा होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, मूल बिंदु से पास हो रहा होगा, है ना। यहीं पे तो c 0 होगा, और ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों? क्योंकि ये जो कोण है, ये कोण ढाल देता है, और ढाल यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो ये यहाँ पर लेस देन 90 है, पॉजिटिव हो गया। अब इसी में मैं छठा केस भी बना ही देता हूँ। m नेगेटिव और c 0 ये है, m नेगेटिव और c 0, तो m नेगेटिव और c 0 ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गए सारे ग्राफ। एक एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे, कहाँ। जैसे आप जब कोई वस्तु चल रहा होता है तो उसका वेग और समय का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ सीधी रेखा में बनती है ना। तो चलो उसमें जब पढ़ेंगे तब इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कौन से ग्राफ हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक सवाल से इसको रिलेट करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल है कि एक समीकरण है 3y = 6x + 5। इस समीकरण का आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3y
बराबर 6x प्लस 5, तो y बराबर mx प्लस c होता है ना, ये होता है। तो इसको ऐसा बनाओ, तो 3 से भाग दे दो, तो y बराबर 6/3x प्लस 5/3। अब देखिए ये क्या बन गया, ये इसका ढाल है, तो m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, m पॉजिटिव c पॉजिटिव। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो कैसा ग्राफ बनता है, सोचो। जो कटान है, कटान बिंदु c इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं होगा, और m भी पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको पीछे भी ला सकते हैं हम ऐसे यहाँ पर, लेकिन हमारे फिजिक्स में केवल पहले ही क्वाड्रेंट में सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये x है, ये y है, और ये 5/3 है, तो 0,5/3। ठीक है, और इसका जो ढाल है वो पॉजिटिव होने के कारण 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं उदाहरण, इसको ट्राई कीजिए आप। 2y प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, कॉपी कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करें इसको, तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इस सभी को उधर भेज दो, तो 2y बराबर -4x -6, फिर 2 से भाग दे दो, -2x -3। अब m नेगेटिव और c भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। c नेगेटिव कहाँ बनता है, नीचे, और m नेगेटिव है तो 90 से ज़्यादा कोण बनेगा, तो ऐसे हो गया। तो c का मान क्या है देखो, -3, तो 0, -3, ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, सिंपल। तो ये है स्ट्रेट लाइन की ग्राफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कौन कौन से ग्राफ हैं हमारे सिलेबस में। इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक और समीकरण है सीधी रेखा की, स्ट्रेट लाइन की, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी दो बिंदु आपको दे दी जाए, कोई भी दो दे दी जाए। ठीक है, मतलब x1 y1 दो, एक ये है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इससे पास होता हुआ एक सीधी रेखा की समीकरण बताएं आप। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बताएं जो इससे पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन मतलब समीकरण ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। मतलब समझ में आ रहा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इन दोनों बिंदु से पास होता हुआ एक सीधी रेखा आपको ज्ञात करना है, उसकी समीकरण ज्ञात करनी है। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, इसका सूत्र क्या है। सूत्र है y माइनस y1, ठीक है, बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, और उसको गुणा करना है x माइनस x1 से, ऐसे।
ये, ठीक। तो जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि 2,3 और 4,9 इन दो बिंदु से पास होता हुआ एक समीकरण ज्ञात करना है सीधी रेखा की। तो कैसे लिखोगे आप? y माइनस, इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो y माइनस y1, y1 कितना है 3, बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो 9 में 3 गया 6, 4 में 2 गया 2, x माइनस 2, y माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3x माइनस 2 और ये y माइनस 3, ठीक है। आप चाहो तो इसको और आप खोल सकते हैं, तो ये 3x माइनस 6 और इधर आ जाएगा ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 3 है ना, 6 में 3 3 माइनस 3, तो y बराबर 3x माइनस 3। तो ये देखो ये स्लोप पॉइंट स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। जब भी दो बिंदु दिया जाए तो वहाँ से समीकरण बनाने का ये सूत्र है, ठीक। गणित में भी पढ़ेंगे तो कभी भी दो बिंदु पता हो वहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से आकार का अब समीकरण सीखना है हमें, आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अगला है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त गोल जो होता है, गोला नहीं, गोला तो एक स्फीयर हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। सर्कल जिसको आप पेज में बना सकते हैं, है ना। तो सर्कल का समीकरण आपको पता होना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो, सर्कल के बारे में आपने क्या सीखा? सर्कल वृत्ताकार जो होता है उसका एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र। अब उस केंद्र का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, ठीक है। ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या मान लेते हैं ये r है, कैपिटल R, ठीक है। तो एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र x1 y1 में है और जिसकी जो त्रिज्या है वो r है, तो इसका समीकरण क्या होगा? ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो इसका समीकरण होता है, देखिए सब आपको याद करना है, कैसे और क्यों गणित वाले बताएंगे आपको। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण है। अब इस समीकरण से आपको क्या क्या निष्कर्ष निकालना है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो x1 में है, x1 y1 में है, ठीक है ना। मैंने यहाँ माइनस लिखा है, इसका मतलब प्लस x1 प्लस y1 है। मान लो यहीं प्लस होगा तो माइनस x1 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जो भी इक्वल टू के बाद का स्क्वायर है वो उसका त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक। अच्छा, इसमें स्पेशल ले लेते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिए, अगर मूल बिंदु में केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु में है, यानी कि ओरिजिन में है। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब
मूल बिंदु, मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु में केंद्र आ जाए तो सबसे पहले वो दिखेगा कैसे? दिखेगा इस तरह से। ये इसकी समीकरण है। समीकरण देखिए कैसे होगा। तो यहां से यहां तक रेडियस हो गया इसका, है ना। तो अब देखिए x1 का मान 0, y1 का मान 0, तो क्या लिखोगे समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इसकी समीकरण हो गई, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसे ही उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए एक समीकरण है जिसमें लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये किस फिगर का, इसका शेप कैसा होगा, ये किस चीज को वो दर्शाता है ना, ये आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा? देख लो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये क्या एक वृत्त है? वृत्त है। अगर ये वृत्त है तो इसका केंद्र कहाँ है? सेंटर कहाँ है? सेंटर होगा -2,0। ये इसका केंद्र हो गया। कैसे निकाला मैंने? यहां से, है ना। x1 जो है वो इसका माइनस होगा, y1 इसका माइनस होगा, और रेडियस 4 है। इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर 4 है, तो रेडियस भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको बस बेसिक आइडिया रखना है, मूल नॉलेज रखना है आपको, क्योंकि डिटेल में यहाँ कुछ यूज़ नहीं होने वाला, वो गणित में ही यूज़ होगा। तो ये हो गया वृत्त। अब आगे देखते हैं और कौन सा आगे है, लिखिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है एलिप्स। एलिप्स का मतलब होता है अंडाकार, ठीक है। अंडाकार जो वृत्ताकार ना हो, वो थोड़ा सा दबा हो, वो अंडाकार होता है, ठीक है। अब उसकी समीकरण क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स को आप कैसे पहचानेंगे? तो वो होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसे होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, इस तरह से जो समीकरण है उसको बोलते हैं एलिप्स, अंडाकार, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। तो इनको हम कैसे अंतर निकालेंगे? तो इसका आंसर है इससे, ए और बी से। अगर ए का मान, केस 1, अगर ए का मान बी से ज्यादा है तब ये ग्राफ बनेगा। अगर बी का मान ए से ज्यादा है तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे। और एक चीज, अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो देखो, अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम लेके इधर भेजोगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये क्या था? अरे ये तो वृत्त का समीकरण है। इसका मतलब अगर ए बराबर बी हो देन सर्कल, ठीक है। मतलब ए और बी, ए यहां से आप लेते हैं तो ये इधर और इधर दोनों से दूरी बराबर हो जाएगी, तो वो जो समीकरण है वो वृत्त का बन जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आप लिख लीजिए।
लिखिए इसको। तो अगला है पैराबोला। पैराबोला, अब ये पैराबोला को बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है? तो सबसे पहले इसका समीकरण बताता हूं मैं। तो टाइप 1 पे आते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, और a जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव। तो ये दिखेगा कैसे? ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये x ये y, अगर a पॉजिटिव है तो। अगर a नेगेटिव होगा तो वो इधर दिखेगा ऐसे, इस तरह का समीकरण। ठीक है, अब देखो इस समीकरण से आपको ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर y रूट x पे डिपेंड करता हो, उस पर निर्भर करता हो, तो उसका भी ग्राफ इस तरह से बनेगा ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब दूसरा बताता हूं मैं। अगर y में द्विपद नहीं है, द्विघात नहीं है, x में है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, इस तरह का है ऐसा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे जब आप देखेंगे फिर से a का मान अगर धनात्मक है तो इसकी समीकरण कुछ ऐसी ही बनेगी, ऐसे यूं। इसमें ये भी देख सकते हैं कि y अगर x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और a ऋणात्मक है ऐसे, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैराबोला का ग्राफ। ठीक है जी, इसको लिख लीजिए, ग्राफ बस जरूरी है ये समझना। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। इसमें लास्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है? अति परवलय। अति परवलय। ठीक, देखिए इसका समीकरण है एक्स वाई बराबर कोई नियतांक है, कोई कांस्टेंट है, इस तरह का समीकरण हो तो इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि y जो है वो कोई कांस्टेंट बटा x है, मतलब y 1/x पे निर्भर करता है। तो उसके लिए समीकरण ऐसी बनेगी, ग्राफ इसका ऐसे बनाओगे ये, और इधर भी बनेगा। ठीक है, तो ये होता है y अगर x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो। ठीक है, 1/x के पे डिपेंड करे। अब इसमें एक तो ऐसा है और दूसरा इस तरह से, x स्क्वायर y नियतांक हो तो इसमें y 1/x स्क्वायर पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बस एक ही है, ऐसा। इस तरह का। ठीक है, तो ये सब ग्राफ काफ़ी ज़रूरी है, इनको आप लिखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आगे जैसे जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे जो गणित की बात हुई है इस चैप्टर में, उस गणित का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो मूल गणित के बारे में इतनी जानकारी थी। आगे फिर हम देखेंगे कि और गणित क्या क्या है। ठीक है, एक आएगा कलन जिसको कैलकुलस बोलते हैं, और एक आएगा वेक्टर जिसको सदिश बोलेंगे। ठीक है, उनको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो इनको आप कॉपी कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।